साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश और आज आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबको खूब बधाई है, अग्रिम शुभकामना है कि कल आप सबका केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है, केवीएस का। तो अच्छे से पेपर करके आइएगा। और आज हिंदी दिवस भी है, जो आज वैश्विक रूप में मनाया जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। तो विश्व हिंदी दिवस होने की वजह से आज आप सबको सभी कोर्सेज पे, हिंदी के सभी कोर्सेज पे छूट दी गई थी। तो ये छूट जो है आपको कल तक भी रहेगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों तक ये ऑफर नहीं पहुंच पाया है। तो कल भी अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य वाली ये छूट आप सबको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को, और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो सवाल हैं यहाँ पर उनके जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है? किस शैली का प्रयोग किया गया है? कड़वक शैली का। तो सबसे पहले यह हमें जानना पड़ेगा कि कड़वक शैली होती क्या है, कड़वक शैली है क्या। ठीक है। तो जो भी साथी आ चुके हैं, कविता जी आ चुकी हैं, निशा, ज्योति, स्वाति, और भी जो साथी आ चुके हैं, सबका स्वागत है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 101 है। 100 सवाल तक कल हम लोगों ने कर लिया था और आज उसी के आगे हम लोग यहाँ कर रहे हैं कड़वक शैली। चलिए, तो दरअसल हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये कड़वक शैली होती क्या है, कड़वक शैली है क्या। कड़वक शैली, चलिए, तो ये जो कड़वक शैली है यह है क्या, और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देखते हैं कौन कौन आ गए हैं। सर, डीडब्ल्यूएसबी टीजीटी हिंदी का एग्जाम डेट आ गई है, प्लीज बताइए। 2024 वाले जो फॉर्म थे उनकी डेट आ चुकी है इस पर। हाँ, चलिए, तो कड़वक शैली की बात करते हैं। कड़वक शैली है क्या, फिर उसके बाद सारी चीजें अपने आप हमारी क्लियर हो जाएंगी। हिंदी और अवधी काव्य में, ये हिंदी और अवधी, ये दो तरह के जो हमारे यहाँ काव्य हैं, इन काव्यों में इस्तेमाल होने वाली एक छंद पद्धति है। ये क्या होता है? 5 या 7, 5 या 7, 5 या 7 पंक्तियों वाले छंद जो होते हैं, पंक्ति वाले जो छंद होते हैं, छंद, और इनके बाद एक दोहा का प्रयोग किया जाता है किसी भी पद में। तो यह व्यवस्था जहां पर होती है उसे हम कड़वक शैली कहते हैं। अब ये कड़वक शैली मुख्यतः जो सूफी काव्य हैं, तो सूफी काव्य में देखने के लिए मिलती है। हिंदी के जो अवधी काव्य हैं उसमें भी देखने के लिए मिलती है। तो किस रचना में प्रयोग नहीं हुआ है? स्वयंभू रचित पौमचर्यू, यह किस तरह की रचना है? तो यह प्रथम कड़वक बद्ध रचना, प्रथम कड़वक, ठीक है, कड़वक बद्ध रचना है। यानी हिंदी की प्रथम कड़वक बद्ध रचना पौमचर्यू है। ठीक है। अब
बाकी रचनाओं के विषय में देखें तो बाकी रचनाओं में एक रचना आती है पाहुड़ दोहा। तो पाहुड़ दोहा जो है अपभ्रंश भाषा की एक रचना है और इसमें आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, इंद्रिय निग्रह, मोक्ष प्राप्ति पर बात किया गया है। इसमें काव्य खंड है ये और इसमें केवल दोहा का प्रयोग किया गया है। जबकि कड़वक के लिए क्या आवश्यक है कि 5 या 7 पंक्ति वाले छंदों के बाद एक दोहा होना चाहिए और दोनों का जो मिला हुआ रूप है उसे ही हम कड़वक कहते हैं। और कड़वक पद्धति पर हिंदी में लिखी गई जो पहली रचना मिलती है वह कौन सी मिलती है? पौम चर्यू मिलती है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 101 सवाल नंबर का पाहुड़ दोहा। ठीक है, इसके अलावा सभी रचनाओं में कड़वक पद्धति का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांकेतिक अर्थ देने का प्रयास किया। किस भाषा का प्रयोग किया? सांध भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने पांच मकारों का प्रयोग किया। पंच मकार यानी मां से शुरू होने वाले 5 शब्द। कौन कौन से? मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, ठीक है, और एक मांस। यानी ये जो 5 चीजें हैं इनका इतना अधिक स्तर पर सेवन किया जाए कि एक समय ऐसा हो कि इनसे हमारा मन ही भर जाए। और इसके बाद सबको अपनी एक योगिनी रखनी पड़ेगी, सबकी अपनी एक योगिनी रखनी पड़ेगी और उस योगिनी के संसर्ग के बाद ही कोई भी सिद्ध बन सकता है। और सिद्ध का काम क्या है कि वो जनता को जागृत करेंगे, बताएंगे। और इन्होंने अपनी बात को कहने के लिए सांकेतिक अर्थ प्रयोग किए, इसीलिए इनकी भाषा जो थी वह संधा भाषा कहलाई, सिद्ध। और इन्हीं सिद्धों के विरोध में ही नाथ पंथ का जन्म हुआ। मत्स्येंद्र नाथ जो कि सिद्धों में भी थे, तो उनको ही इस परंपरा से बाहर निकालने के लिए उनके शिष्य गोरखनाथ ने गोरख पंथ की स्थापना की। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी सिद्धिज्म में वो क्या थी? स्त्री संसर्ग के बिना कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, उसी से निकालना था। तो उन्होंने क्या काम किया कि स्त्री का जो स्वरूप है वह नाथ पंथ में लाकर बदल दिया। अब नाथ पंथ में स्त्री का रूप कैसा हो गया? तो नाथ पंथ में स्त्री का रूप माया रूपी हो गया। और माया वाला जो रूप है, अब यहां यह भी समझिए सर, 101 क्वेश्चन प्लीज देखे नहीं पूछा था। 101 क्वेश्चन देखे नहीं पूछा था, ये क्या है? ये वाला सवाल किस रचना में प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का। यहां पूछा गया है कि किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया, ये पूछा गया है। तो हम किस पे बात कर रहे थे? हाँ, इस पे भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, मैं बैक चला गया। हाँ, तो जो नाथ परंपरा है उसमें उन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों को माया के रूप में भेद किया, और लेकिन जो उनका स्वरूप है
उस सभी रूपों का उन्होंने विरोध नहीं किया है, केवल जो भोग्या रूप है या स्त्री के जो कामिनी रूप है, कामिनी रूप का ही उसमें विरोध किया गया है, बाकी रूपों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य के सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना का कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह किससे संबंधित सवाल है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। तो आचार्य शुक्ल ने, आप देखिए इसमें कहीं भी उनको कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है, कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है। उनको क्या कहा है कि उनको कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। किसका कथन हो गया, किसके लिए कथन हो गया? केशव दास के लिए हो गया। और केशव दास को वो अलंकारवादी कवि मानते थे। किसके अंतर्गत रखते थे? अलंकारवादी मानते थे, और इसी वजह से उनको भक्ति काल में स्थान देते हैं, उन्हें रीति काल में स्थान नहीं देते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। और यह जो इतिहास है, इसमें काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किया गया है। काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किया गया है, और इसीलिए सच्चे अर्थों में से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी कहा जाता है। किस अर्थों में? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी इसको कहा जाता है। और इसी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किशोरियां क्या करती हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं, तो किशोरी लाल जो है, किशोरी किशोरी लाल जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हाँ, मैं गलत बता दिया, लाल न होके दास है, किशोरी दास गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो अब यहां पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास देखिए, तो राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा 1929 में। ठीक है, 1929 में इन्होंने लिखा है। इसका संशोधित और परवर्धित रूप कब आता है? यह भी सवाल पूछा जाता है कि पहला संस्करण 1929 में, दूसरा संस्करण इसका जो संशोधित और परवर्धित आता है वह किस सन में आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे, साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास वो ग्रंथ लिखा, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो ग्रंथ लिखा वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। अमानस के पर झिलमिल चंदा
पूनम कै धरिसूर, माद कै परिबंद गर्जय, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनाहत नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो अमानस के झिलमिल पर चंदा, पूनम के धरिसूर और माद के परिबंद गर्जय, बाजंत अनहद दूर, यह बताना है आपको। अब यहां पर क्या है कि अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले की बात की गई है, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई है? अनहद नाद की बात की गई है। और अनहद नाद का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वह कबीर के यहां भी मिलता है, लेकिन कबीर से पहले वो कहां मिलता है? नाथ संप्रदाय में मिलता है, यानी नाथ पंथ में मिलता है। और नाथ पंथ में गोरखनाथ के यहां, नाथ पंथ में किसके यहां मिलता है? तो यह गोरखनाथ के यहां देखने के लिए मिलता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। और इसमें गोरखनाथ ने ही हठ योग का प्रवर्तन किया है। इससे भी संबंधित सवाल बनते हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने समय या सर्ग हैं? यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे भी हमारे यहां रचनाएं हैं जिनका समय और सर्ग मालूम होना चाहिए आपको। बताइए। पृथ्वीराज रासो के सर्ग। चलिए देखते हैं पृथ्वीराज रासो जो है। तो साथियों, इसमें 69 समय या सर्ग हैं। कितने? 69 समय या सर्ग इसमें है। और इसके कई संस्करण भी मिलते हैं। तो वहां पर पृथ्वीराज रासो की अगर बात की जाए तो यह किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? चंद बरदाई के द्वारा। और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम महाकवि कहा जाता है। और इनकी रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? यह भी आसान सवाल है। तो 20 वपन काल कहा है। 20 वपन काल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, रचना काल बता दीजिए। किसका रचना काल बता दें? अब रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा तो कितने रचनाओं के आधार पर कहा? चलिए, चलिए, नमस्कार सबको। तो शुक्ल जी ने, अब देखें तो आदिकाल के लिए मुख्यतः जो धाराएं हमारे यहां बनती हैं वह 3 धाराएं बनती हैं। कितनी धाराएं बनती हैं आदिकाल की? 3 धाराएं बनती हैं। उन 3 धाराओं को एक बार देख लेते हैं। एक तो आता है धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य आता है? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। इन तीनों को शुक्ल जी साहित्य कोट में नहीं रखते, यानी शुद्ध साहित्य इसको नहीं मानते हैं। वो इनको धार्मिक साहित्य मानते हैं,
ठीक है। दूसरा जो इसी में पार्ट बनता है वो बनता है रासो या वीर काव्य का। किसका बनता है? रासो या वीर काव्य का। अब रासो और वीर काव्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो ये जो रचनाएं हैं इन्हें वीर काव्य या रासो काव्य के अंतर्गत हम रखते हैं। किस काल में? आदिकाल में। लेकिन आदिकाल का एक तीसरा पक्ष भी है साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि से, और वो क्या है? लौकिक साहित्य। पूछा जाता है कि आदिकाल का लौकिक साहित्य कौन सा है? तो ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, वसंत विलास, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो ये इतनी रचनाएं हैं जो हम रेत आदिकाल को तीन भागों में बांट के देख सकते हैं। तो जो शुक्ल जी हैं 12 रचनाओं को उन्होंने उद्धरण दिया था। अब उन्होंने कौन सी 12 रचनाओं का उद्धरण दिया शुक्ल जी ने, उन रचनाओं को भी एक बार देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के पीछे किन रचनाओं को मुख्य माना। पृथ्वीराज रासो, इन रचनाओं का नाम याद होना चाहिए। बीसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, हुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, और विद्यापति पदावली। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजवपन काल कहा था, क्योंकि इससे साहित्य का बीज निकल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट था इसका। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? तो आधार काल नाम जिसने दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल कहा था। इसे उन्होंने क्या कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल कहा था। तो
और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। साहित्य को जनता के चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्त का प्रतिबिंब है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित बिंब, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह परिभाषा किसने दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ठीक है, तो यहां पर चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। अब यह क्या है? एक नवीन विधा है। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं, लेकिन ये इसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि गद्य के अंतर्गत आता है या पद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां देखिए कि लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? लोक वार्ता एक नई प्रकार की विधा है। लोक वार्ता क्या है? एक नई प्रकार की विधा है। अब इस विधा का तात्पर्य क्या है? चलिए, दरअसल जो लोक वार्ता शब्द है ये फोकलोर शब्द से बना हुआ है। फोक यानी कि इसका अंग्रेजी में अगर वर्ण देखें तो FOLKLORE, FOLKLORE, फोक, इससे बना हुआ है। और यह जो होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि इसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है। तो व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो लिखा गया है उसे हम लोक वार्ता कहते हैं। अब इसे गोविंद चातक हैं। कौन है? गोविंद चातक। एक नाम आता है किनका? गोविंद चातक का। तो गोविंद चातक जो है वो उत्तराखंड के जो लोक वार्ताएं हैं उनके संकलनकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो लोक वार्ता है इसके संकलनकर्ता गोविंद चातक है। इसी तरीके से राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, तो राजेंद्र रंजन जो चतुर्वेदी हैं ये कहां के लोक वार्ताओं के संकलनकर्ता हैं? तो इन्हें ब्रज लोक भाषा के लोक वार्ताओं का संकलनकर्ता माना जाता है। इन्होंने ब्रज की बहुत सारी लोक वार्ताओं का संकलन किया है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका भी नाम हमें याद रखना होगा। अर्जुन दास केसरी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अर्जुन दास केसरी, इसने क्या काम किया? इन्होंने लोक वार्ता
लोक वार्ता नामक जो है पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। लोक वार्ता नामक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। ठीक है। अब यहां जो सवाल पूछा गया है उस सवाल के जवाब को हम ढूंढते हैं कि एक कथन इसमें से सत्य है। देखते हैं कौन सा सत्य है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता है। एकदम सही बात है। लोक वार्ताएं पीढ़ियों के अनुसार क्या है, वो बदलती रहती हैं। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है ऐसा नहीं है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है ऐसा भी नहीं है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है यह भी बात सही नहीं है। तो लोक वार्ताएं क्या होती हैं? प्रचलित पुरानी धारणाओं, प्रथाओं, विश्वासों आदि से संबंधित साहित्य का पौराणिक बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित और विकसित होती जाती हैं। यानी आज आपके यहां हो सकता है कि किसी देवी देवता की पूजा हो रही है, लेकिन आज के 1000 साल बाद वही देवी देवता की पूजा आपके यहां न हो। जैसे मतलब उत्तर भारत में कम, दक्षिण भारत में कम, लेकिन आप पश्चिमी भारत में देखें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लें तो यहां सबके यहां अपना कुल देवी और कुल देवता है और सभी जातियों के अपने देवी देवता हैं। तो लेकिन हो सकता है कि 1000 साल बाद वही कुल देवी देवता न रहे, कुछ नए देवी देवताओं की पूजा होने लगे। तो इस दृष्टिकोण से लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास संभव होता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत नहीं होता। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं होता, जबकि ये एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा लिखा जाता है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में नहीं लिखी जाती, जबकि ये लोक शैली में लिखी जाती है। ठीक है। अगला, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है, बताइए। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, बताइए। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, अंधा युग जो रचना है यह पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और सदादर्श का शासक अंधापन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति प्रतिष्ठा की गई है और युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। अब ये जो है रचना, ये द्वितीय विश्व युद्ध को केंद्र में रख के लिखी गई रचना है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध, कि द्वितीय विश्व युद्ध का पूरी दुनिया पर जो प्रभाव पड़ा और खास करके जापान जैसे देश ने जिस तरह से इसका दंश झेला है, इसको ध्यान में रख के इस रचना को लिखा गया था कि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध जो है वो कोई भी निर्णय नहीं करता है और उससे जो विध्वंस होता है उसको हम पूरा भी करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं कि उसकी परिणति कर दे या उसको पूर्णता प्रदान कर दे या फिर उसका जो खाई किया हुआ भाग है उसको भर दे। यानी पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग के अनास्था, संतरास, कुंठांकित की गई है, एकदम सही है। व्यक्तिगत स्नेह, सादर्थ, शासक, अंधापन का परिचय दिया है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ये है किसके द्वारा? कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। तो कृष्ण भक्ति से इस की कोई भी लेनी देनी नहीं है और ये अश्वत्थामा को केंद्र करके लिखी गई है। जकी उपनाम से तखल्लुस में कौन प्रसिद्ध हिंदी के कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? अब उद्धव शतक
और गंगावतरण, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। उद्धव शतक और उद्धव शतक और गंगावतरण। अब ये जो रचनाकार हैं, ये बिहारी को अपना प्रिय कवि मानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि जकी नाम से भी लिखते हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। भविष्य कहा के रचनाकार कौन हैं? अब ये रचनाएं किस काल की हैं? ये रचनाएं आदिकाल की हैं, और आदिकाल में कुमारपाल प्रतिरोध, कुमारपाल प्रतिबोध, करकंड चरित्रास, करकंड चरित रास कनकामर मुनि, और भविष्य कहा, भविष्य कहा, तो कहा का मतलब यहां कथा होता है, धनपाल। ये रचनाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब प्रगतिवाद के विषय में अगर हमें थोड़ी बहुत चीजें मालूम होंगी तो ये सवाल हमसे गलत नहीं होगा। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। किसका सिद्धांत है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निश्चित तौर पर इसका प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति भी है। ठीक है, अब यहां पर आता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। ये आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है और प्रगतिवाद जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर सिद्धांत बनाया, और इसका आधार जो है, इसका आधार जो है वह साम्यवाद है। साम्यवाद यानी पैसे के आधार पर, पूंजी के आधार पर सब में समानता हो। मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं और मेरा खर्च 1 लाख का नहीं है, तो मेरे कमाने से कोई मतलब नहीं, मेरा खर्च जितना है उतना ही पैसा मुझे मिलना चाहिए। अब यहां क्या कहते हैं कि भौतिकवाद जो है, संसार में पदार्थ ही प्राथमिक है, विचार चेतना या आत्मा पदार्थ से ही उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के अनुसार भौतिक परिस्थितियां जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, उत्पादन के साधन ही मनुष्य के विचारों, समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि भोजन, वस्त्र और आवास, भोजन, वस्त्र और आवास, ये सब उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन यानी भोजन, वस्त्र, आवास और उत्पादन के साधन, यही विचारों
और समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं कि कौन सा समाज किस तरह का होगा, वहां उत्पादन के साधन किस तरह के हैं, वहां का भोजन कैसा, वहां के वस्त्र कैसे, वहां का आवास कैसा है। ये तो हो गया क्या, भौतिकवाद शब्द। दूसरा एक शब्द आता है इसमें, द्वंदात्मक। द्वंदात्मक क्या है, द्वंद या तनाव या टकराव। हीगल के विचारों से प्रेरित होकर मार्क्स ने समाज में विकास सीधा नहीं होता बल्कि विरोधी शक्तियों के टकराने से होता है, और उसके 3 चरण हैं। यानी जो द्वंद होता है वो 2 शक्तियों के टकराने से होता है। और फिर उसके बाद द्वंदात्मक भौतिकवाद को उन्होंने बताया कि इतिहास और समाज में बदलाव का मुख्य कारण आर्थिक और भौतिक संघर्ष है। अगर हम द्वंदात्मक भौतिकवाद को एक शब्द में बयां करना चाहें कि द्वंदात्मक भौतिकवाद आखिर है क्या, तो यहां पर लिखेंगे कि समाज में बदलाव का कारण क्या है, आर्थिक बनाम भौतिक संघर्ष। यानी जो आर्थिक और भौतिक संघर्ष है, उदाहरण के लिए अमीर और गरीब का संघर्ष। तो अमीर और गरीब का संघर्ष, भौतिक या आर्थिक संघर्ष, इसी संघर्ष की वजह से समाज की उत्पादन प्रणाली में बदलाव आता है और पूरे समाज की राजनीति, नैतिकता और संस्कृति बदल जाती है। यानी ये भौतिक द्वंद्ववाद जो है, द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है, यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के विचारों से संबंधित है। और यह किससे लिया गया है, प्रगतिवाद से लिया गया है। तो ये हिंदी में प्रगतिवाद के रूप में इसको हम पाते हैं। अब यहां जो सवाल है किस पर द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, तो जी हां, एकदम धूमधाम से इसका प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है प्रभाव। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। जी हां, जो शोषित है उसके प्रति सहानुभूति है। और जो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म में हाशिए का तस्वीर बनाया, वो हाशिए का वर्ग जो है वो शोषित वर्ग है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। तो इसी भावना को उसमें आदर नहीं है क्योंकि ये अफीम मानता है धर्म को, यानी धर्म को ये मानता है कि धर्म भावनात्मक होकर सारे काम करता है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार एकदम सही है। सुमेलित करते हुए कूट का सही उत्तर चयन करिए। चलिए, गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय और सिद्ध साहित्य। तो गोरखनाथ और उनका समय किसका है, रांगे राघव का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोरखनाथ और उनका समय रांगे राघव का। नाथ संप्रदाय यह किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतांबर दत्त बड़थवाल, पीतांबर दत्त बड़थवाल। और सिद्ध साहित्य किसका है, वो है धर्मवीर भारती का। सिद्ध साहित्य किसका है, तो ये है धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ये। अगला सवाल, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहां पर हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य युग और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा की है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सुबोध,
हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय का है, और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? ठीक है, तो कबीर की भाषा पर कथन है। अब देखिए, उनकी भाषा पर बहुत तरह के आलोचनात्मक कथन बनते हैं, और ये सवाल प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो आता है वो आता है साधुक्कड़ी। तो साधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, वाणी के डिक्टेटर, वाणी के डिक्टेटर, डिक्टेटर यह कौन कहता है? तो ये शुक्ल जी के जवाब के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं विरोध में। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा को कौन कहता है? तो श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। और तो ये 3-4 फैक्टर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, भाषा अगर सीधे साधे नहीं मानती थी तो उसे वो दरोरे देकर मनवाते थे, और वो भाषा के डिक्टेटर थे। तो दरोरे देकर यानी धमकी देकर बलपूर्वक वही व्यक्ति मनवा सकता है जो तानाशाह होगा, तो वो भाषा के तानाशाह थे। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कुंभन दास कृष्णदास के शिष्य है, सूरदास परमानंद दास के, नंददास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास और कृष्णदास। चलिए, तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कुसूर परम कृष्ण का है। एक ट्रिक हमने बताया था, क्या था? कुसूर परम कृष्ण का है। तो ये जो शुरुआत वाले कवि हैं, कुसूर परम कृष्ण का है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र में बड़े कुंभन दास है। तो कुंभन दास है उम्र में सबसे बड़े, फिर सूरदास है, फिर परमानंद दास है और फिर कृष्णदास है। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, विठलनाथ के शिष्य हैं। इस प्रकार से नंददास और चतुर्बुद्ध दास, ये ऑप्शन जो है वह असत्य है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? कला काल नाम किसने दिया? चलिए, तो यह हिंदी रीतिकाल का नामकरण है। चलिए, अब देखिए, रीतिकाल का नामकरण भी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से और प्री के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों दृष्टिकोणों से काफी महत्वपूर्ण है। तो रीतिकाल जो नामकरण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो रीतिकाल जो नामकरण है वह शुक्ल की द्वारा हुआ। श्रृंगार काल, तो श्रृंगार किसका होता है? आचार्य विश्वनाथ, यानी विश्वनाथ का श्रृंगार होता है। अलंकृत काल अगर पूछा जाए, अलंकृत काल अगर पूछा जाए तो यह साथियों मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। कला काल अगर देखा जाए, कला काल अगर देखा जाए तो यह रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा किया गया। तो कला काल इन्होंने जो नाम दिया
वह किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिया? तो कला काल नामकरण जो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया वह शिल्प को आधार में रखते हुए, यानी उसमें जो बनावट है, रस, छंद, अलंकार इत्यादि की बुनावट के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया। तो यहां जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? उत्तर मध्यकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं फटाफट। चलिए, ये सवाल का जवाब तो आप लोग बहुत आसानी से दे देंगे क्योंकि कल भी ये सवाल आया था घूम करके। सवाल क्या है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया है? आसान सा सवाल है, विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो मैंने आपसे बताया था कि इनके पिताजी शल्य चिकित्सक थे और वह इनको चिकित्सा शास्त्र से यह शब्द प्राप्त होता है। यानी अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? तो चिकित्सा शास्त्र से यह शब्द उन्होंने ग्रहण किया था। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? पुष्टि मत का, फटाफट बताइए, पुष्टि मत का, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। पुष्टि मार्ग ये 16वीं शताब्दी के आरंभ में वल्लभाचार्य ने इसकी संप्रदाय की स्थापना किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, और पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुष्टि का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है कि भाई पुष्टि का शाब्दिक अर्थ आप सब बताइए। तो इसका शाब्दिक अर्थ है पोषण। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? पोषण है। भगवत पुराण के अनुसार पोषणम तदनुग्रह, पोषणम तदनुग्रहम, ये पोषणम तदनुग्रह यह भगवान का अनुग्रह या कृपा ही पुष्टि है। यानी भगवान का अनुग्रह ही क्या है? पुष्टि है। ये किसके अनुसार है? तो भागवत पुराण के अनुसार है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्टि शब्द का जो आशय है वो किसके अनुसार लिया जा सकता है और यह किससे संबंधित है? तो यह शुद्धाद्वैतवाद, किससे? शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत के आधार पर है। और इसमें किस प्रकार की भक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें मर्यादा मार्ग के बजाय प्रेम पूर्ण और निस्वार्थ सेवा को प्रधानता दी जाती है। इसमें मर्यादा मार्ग के बजाय प्रेम पूर्ण जो मार्ग है उस मार्ग को क्या किया जाता है? इसमें प्रमुखता दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अब ये इसका प्रधान पीठ कहां है? तो राजस्थान के नाथ द्वार में श्रीनाथ जी का मंदिर है। यानी पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र भी आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्टि मार्ग का प्रधान पीठ या प्रमुख केंद्र कहां पर है तो क्या बताएंगे? नाथ द्वार। क्या नाम है इसका? इस जगह का नाम क्या है? नाथ द्वार है। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। इस मार्ग में मंदिर को हवेली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस मार्ग में मंदिर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हवेली शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहां 8 प्रहर की सेवा की जाती है। तो पूछा भी जा सकता है कि किस कृष्ण पद्धति में मंदिर की जगह पर हवेली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हवेली शब्द का प्रयोग किया जाता है पुष्टि मार्ग में और इसमें 8 प्रहरों का भी वर्णन किया जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे जिनमें
बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? साथियों, अगर इसका आपने सही जवाब दे दिया तो मैं ये समझूंगा कि थोड़ा सा आप लोग अब अच्छी तैयारी करने लग गए हैं। ये सवाल आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बताइए फटाफट। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए देखते हैं कितना लोग सही जवाब दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंधा युग। देखिए, अंधा युग जो रचना है, उस रचना में ये पंक्तियां कहां पर आती हैं? तो यह पंक्तियां दूसरे अंक में आती हैं। किस अंक में आती हैं? तो यह पंक्तियां दूसरे अंक में आती हैं। दूसरे अंक के कौरव नगरी में आती हैं। कहां आती हैं? कौरव नगरी में आती हैं, जहां पर युद्ध की समाप्ति के बाद निराशा, नैतिकता के पतन और भविष्य की निश्चितता को दिखाया गया। इसमें झूठा बूढ़ा भविष्याचक भविष्य की विफलता मानवीय नीयत पर संदेह का प्रतीक है, जो युद्ध की समाप्ति पर भटक रहा है। तो राइट आंसर अंधा युग हो जाएगा। हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। तिलस्मी और अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? बताएं। आसान सा सवाल है। सुदामा सुदामा चरित किसकी रचना है? हाँ, चलिए। तो सुदामा चरित जो है, यह जो व्यक्ति नरों में उत्तम है, नरोत्तम है, वह उसकी रचना है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? डायरी के नीरस पृष्ठ। तो डायरीज के नीरस पृष्ठ, यह हिंदी में मनोवैज्ञानिक लेखक इलाचंद जोशी द्वारा लिखी गई मनोवैज्ञानिक कहानियों और उपन्यासिका का एक संग्रह है। ठीक है। तो इलाचंद जोशी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मैंने आज आपको अच्छे से पढ़ाया है। समय लेके सवाल को पढ़िएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। यहां राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, जबकि बुंदेली इसकी बोली नहीं है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की रात, कफन और कजाकी। बताइए।
अब देखिए यहां पर एक कहानी जो है आदर्श भारतीय पत्नी सुनंदा के त्याग और समर्पण पर है। तो सुनंदा के त्याग और समर्पण पर जो कहानी है वो जैनेन्द्र साहब की है, जबकि सारी कहानियां पूस की रात, कफन और कजा की, ये सब प्रेमचंद की ही कहानियां हैं। ठीक है, तो हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं, बधाइयां आपको। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी के सारे कोर्सेज पर भारी छूट है और ये छूट कल तक रहेगी। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीयर 4 और डीटीपीएसबी यूजीसी नेट का नया बैच है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एलटी ग्रेड का मेंस बैच है। जीआईसी प्रवक्ता प्री और मेंस बैच है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है। किसी भी बैच में प्रवेश के लिए व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। कल मिलते हैं आप लोगों से और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के सवालों की श्रृंखला, पढ़ाने का तरीका, शैली कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।